Hello and welcome to UPSC Prep World. This is lecture number 13th in the Environment and Ecology series of UPSC CSC preparation. In the last lecture we studied about wetland ecosystem, importance of wetlands, reasons of their depletion and mitigation of wetlands. We also studied about Ramsar Convention, Montreal Accord and wetland sites in India. In this lecture we will study about mangrove ecosystems, their unique adaptations, their importance, their distribution. So let's start. तो मैंग्रोव इकोसिस्टम क्या होता है? मैंग्रोव इकोसिस्टम, these are mostly evergreen forests that grows in sheltered low-lying coasts, estuaries, mudflats, tidal creeks, backwaters, that is coastal water held back on land, marshes and lagoons of tropical and subtropical regions growing below high वाटर लेवल ऑफ स्प्रिंग टाइड्स. तो मैंग्रोव बेसिकली एवरग्रीन फॉरेस्ट्स होते हैं जो कि सॉल्टी वाटर में होते हैं, जो कि सॉल्टी वाटर जैसे कि हमारे एस्चुरीज, टाइडल क्रीक्स, बैक वाटर्स हैं, जो पानी हमारे ओशियन से लैंड की तरफ आ जाते हैं और वो वापस नहीं जा पाते हैं. और कोस्ट के अलोंग जितने भी हमारे बीचेस हैं और जितने भी हमारे कोस्ट्स हैं, वहाँ पे जो भी ट्रीज़ होती हैं, प्लांट्स एंड फॉरेस्ट होते हैं, वो जनरली एवरग्रीन होते हैं और उनको हम मैंग्रोव्स कहते हैं. द बेस्ट लोकेशंस वेयर अबंडेंट सिल्ट इज ब्रॉट डाउन बाय रिवर्स ऑन द बैक शोर ऑफ एक्यूमुलेटिंग सैंडी बीचेस. तो उनके जो बेस्ट लोकेशंस होते हैं वो जहाँ पे रिवर्स जो है बहुत सारा सिल्ट लेके आती है, जो बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके आती है, वहाँ पे उनका ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं. दे रिक्वायर हाई सोलर रेडिएशन टू फिल्टर द सैलिन वाटर थ्रू देयर रूट्स. सॉल्टी वाटर में उनका ग्रोथ होता है तो उनको सोलर रेडिएशन बहुत ज़्यादा चाहिए होता है. सोलर रेडिएशन से क्या करते हैं, वो जो सॉल्ट होते हैं वो उसको फिल्टर कर देता है अपने सैलिन वाटर से अपने रूट्स के थ्रू, और इसलिए वो न्यूट्रिशन वहाँ से ले पाते हैं. This explains why mangroves are confined only in tropical and subtropical coastal waters. इसीलिए इनको जैसे कि पता है कि हायर सोलर रेडिएशन चाहिए होता है, तो इनका जो एबंडेंस है मोस्टली ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल वाटर्स में ही होता है, क्योंकि वहाँ पर सनलाइट जो है वो सोलर रेडिएशन को बहुत ज़्यादा मिल पाता है. तो आगे देखते हैं. तो मैंग्रोव इकोसिस्टम इतना यूनिक क्यों है? सबसे पहला कि ये सॉल्टी वाटर में थ्राइव करते हैं. तो सॉल्टी वाटर अपने आप में इतना कंडीसिव इन्वायरमेंट होता नहीं है किसी भी प्लांट के लिए, लेकिन इनका यूनिक एडेप्टेशन के कारण ये यहाँ सर्वाइव हो पाते हैं. तो देखते हैं यूनिक एडेप्टेशंस क्या क्या हैं. मैंग्रोव्स आर सॉल्ट टॉलरेंट ट्रीज ऑल्सो कॉल्ड हेलोफाइट्स. दे फैसिलिटेट वाटर लॉस. लीव्स आर थिक एंड कंटेन सॉल्ट सेक्रेटिंग ग्लैंड्स. Some block absorption of salt at their root itself. तो मैंग्रोव जो है सॉल्ट टॉलरेंट ट्रीज होते हैं. ये जो है सॉल्ट के रहते हुए भी इनको टॉलरेट कर लेते हैं, इसीलिए इनको हेलोफाइट्स भी कहा जाता है. इनके लीव्स जो होते हैं वो थिक होते हैं और ये सॉल्ट सेक्रेटिंग ग्लैंड्स होते हैं. उसमें अगर कुछ वाटर सॉल्ट जो है वो एब्जॉर्ब कर भी लेते हैं इनके रूट्स, तो जो लीव्स होते हैं इनके सॉल्ट सेक्रेटिंग ग्लैंड्स होते हैं. तो अगर ये लीव्स अगर आप देखिएगा इनका, तो लीव्स में छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं और वहाँ से सॉल्ट सिक्रीट होते रहते हैं. तो अगर इन लीव्स को आप अपने हाथ में देखिएगा तो आपको सॉल्ट के नोड्यूल्स बने हुए मिलेंगे छोटे छोटे. सम ब्लॉक एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट एट देयर रूट इटसेल्फ. और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपने रूट पे ही जो सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन ही वो रूट लेवल पे ही रोक देते हैं. एक तरह से सॉल्ट को वहीं पर फिल्टर कर देते हैं, वाटर को फिल्टर कर देते हैं और सॉल्ट को ब्लॉक कर देते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए. दे हैव ए कॉम्प्लेक्स रूट सिस्टम टू कोप अप विथ सॉल्ट वाटर इमर्शन, वेव एक्शन एंड एनारोबिक सॉइल कंडीशंस. तो इनका एक कॉम्प्लेक्स रूट सिस्टम होता है. इनको एडेप्टेशन करना पड़ता है क्योंकि सॉल्ट वाटर इमर्शन है इनमें, वेव एक्शन होता है, यहाँ पे रेगुलर वेव एक्शन होते रहता है क्योंकि ये कोस्ट के आसपास ही रहते हैं ये प्लांट्स. और एनारोबिक सॉइल कंडीशंस होते हैं. एनारोबिक सॉइल कंडीशंस मतलब ऑक्सीजन का वहाँ पे बहुत कम मात्रा होता है या नहीं भी हो सकता है, तो उनसे भी उसको कोप अप करना पड़ता है.
कुछ एग्जांपल्स है जैसे एविसेनिया स्पीसीज़, ये न्यूमेटोफोर्स होते हैं, देखिए ब्लाइंड रूट्स जिनको बोला जाता है। ये एनारोबिक सॉइल कंडीशन में प्लांट्स को रेस्पिरेट करने में हेल्प करते हैं। ये आप देखिए, ये जो वाटर के ऊपर ये जो रूट्स आ गए हैं इनको न्यूमेटोपोर्स कहते हैं, और ये वाटर के ऊपर आ जाते हैं और एनारोबिक कंडीशन से ये कोप अप करने के लिए ऐसा करते हैं और यहाँ से रेस्पिरेशन कर सकते हैं। एक होता है राइजोपोरा स्पीसीज़, इनके स्टिल्ट रूट्स होते हैं। स्टिल्ट रूट्स मतलब पानी के ऊपर, आपने देखा होगा, आगे पिक्चर्स में भी हम देखेंगे, रूट्स होते हैं, ऐसे ब्रांचेस होते हैं और फिर ये पेड़ बनते हैं। तो ये क्यों होता है? टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट वेव इरोजन एंड गेन हाइट एंड कॉज सेडिमेंट्स टू सेटल एट द बॉटम। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनका विविपेरिटी मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है, जिसमें कि सीड्स जर्मिनेट इन द ट्री इटसेल्फ। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इनका एडेप्टेशन है, क्योंकि अगर इनके सीड्स सॉल्टी वाटर में गिर जाएंगे तो वो हो सकता है जर्मिनेट हो ही ना पाए, इसलिए ये ट्री में ही जर्मिनेट हो जाते हैं बिफोर फॉलिंग टू द ग्राउंड। ग्राउंड पे गिरने से पहले या पानी में गिरने से पहले ही इनके सीड्स जर्मिनेट हो जाते हैं, ताकि जब वो पानी में गिरे या जो लैंड पे गिरे तो ये डायरेक्ट ग्रोथ स्टेज में आ जाएं और उनका ग्रोथ फिर होने लगे। ये हम डिटेल में देखते हैं एडेप्टेशन ऑफ मैंग्रोव्स का। जो हमारा सी लेवल है और जो हमारा लैंड का लेवल है, उसमें अगर हम देखेंगे तो 3 टाइप के मैंग्रोव्स हमको देखने को मिलेंगे। जो पानी के ज़्यादा अंदर रहते हैं उनको हम कहते हैं रेड मैंग्रोव्स, और उनके देखिए रूट्स जो हैं वो स्टिल्ट रूट्स होते हैं। जैसे हमने देखा, स्टिल्ट रूट्स जो होता है वो हाइट बढ़ाने के भी लिए यूज़ होते हैं और वेव इरोजन और सेडिमेंट डिपोजिशन में भी हेल्प करते हैं। उसके बाद सेकंड होते हैं ब्लैक मैंग्रोव्स। ब्लैक मैंग्रोव्स में न्यूमेटोपोर्स होते हैं। ये देखिए, जो ब्लाइंड रूट्स जो हमने अभी पढ़ा था वो न्यूमेटोपोर्स बोलते हैं उनको। तो ये क्या होता है, पानी का लेवल अगर थोड़ा कम रहता है, पानी के ऊपर आ जाते हैं और वेव इरोजन और रेस्पिरेशन में इनको हेल्प करते हैं। दूसरे होते हैं जो ज़मीन के ज़्यादा आसपास होते हैं और पानी से थोड़ा कांटेक्ट में रहते हैं, वो होते हैं वाइट मैंग्रोव्स। तो वाइट मैंग्रोव्स में नी रूट्स होते हैं। आपने देखा होगा, रूट्स ज़मीन के लेवल पे ही होते हैं, बस थोड़ा थोड़ा उठे हुए होते हैं, तो इनको नी रूट्स कहते हैं, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा वेव्स का मार नहीं झेलना पड़ता है। इनके रूट्स, सीड्स और लीव्स जो हैं वो अकॉर्डिंगली डिफ़र करते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम। तो मैंग्रोव इकोसिस्टम हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? न्यूमेटोपोर्स which help to impede water flow and thereby enhance the deposition of sediments in areas, stabilize the coastal source। तो स्टिल्ट रूट्स और न्यूमेटोपोर्स दोनों हैं, ये वाटर फ्लो को या जो वेव इरोजन है उससे होने से बचाते हैं और ये हेल्प करते हैं कि सेडिमेंट्स जो हैं वो डिपॉजिट हों। ये फिर कोस्टल सोर्स को स्टेबलाइज करने में हेल्प करते हैं। सेकेंड, इट प्रोवाइड्स ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर फिशेस एंड हैबिटेट फॉर अदर स्पीसीज। तो ये जो एरियाज होते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं, फिशेस के ब्रीडिंग ग्राउंड्स होते हैं, क्योंकि एक तो वो सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं और सेकंड कुछ ड्रॉपिंग्स ऑफ द बर्ड्स और कुछ एनिमल्स होते हैं वो वहाँ पे उनके लिए फूड का भी जुगाड़ कर देते हैं। और हैबिटेट ऑफ अदर स्पीसीज ऑल्सो, ये अलग अलग दूसरे स्पीसीज जैसे क्रैब्स, एम्फीबियंस, उनके लिए भी ये एक हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं। मैंग्रोव्स मॉडरेट मॉनसूनल टाइडल फ्लड्स एंड रिड्यूस इनंडेशन ऑफ कोस्टल लोलैंड्स। दे प्रोटेक्ट कोस्टल लैंड्स फ्रॉम सुनामी, हरिकेन्स एंड फ्लड्स। तो ये मॉनसून टाइडल फ्लड्स जो हैं उनको मॉडरेट करते हैं और जो कोस्टल लोलैंड्स हैं उनका इरोजन होने से बचाते हैं और कोस्टल लैंड को सुनामी, हरिकेन और फ्लड्स जैसे चीज़ों से भी बचाते हैं, एक बैरियर के रूप में काम करते हैं। मैंग्रोव्स इन्हांस द नेचुरल रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो हमसे समझ सकते हैं कि जैसे इनका एक इंट्रिकेट मैकेनिज्म होता है, ये सॉल्ट को अपने अंदर आने नहीं देते हैं, तो ये न्यूट्रिएंट्स के रिसाइकलिंग में भी हेल्प करते हैं। मैंग्रोव सपोर्ट न्यूमरस फ्लोरा, एवी, फौना एंड वाइल्ड लाइफ। तो बहुत सारे ट्रीज़,
एविफोना जैसे बर्ड्स एंड एनिमल्स, इनको भी ये सपोर्ट करते हैं। इट प्रोवाइड्स अ सेफ एंड फेवरेबल ब्रीडिंग, स्पॉनिंग, रियरिंग ऑफ सेवरल फिशेस। जैसे हमने देखा ये ब्रीडिंग ग्राउंड भी है और एक अच्छा इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। दे सप्लाई एडिबल प्लांट, फायरवुड, मेडिसिनल प्लांट्स एट्सेट्रा एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू लोकल कम्युनिटीज़। तो लोकल कम्युनिटीज़ जो वहाँ पे रिसाइड करते हैं, वहाँ को एडिबल प्लांट, वहाँ जैसे कुछ एनिमल्स हैं जो मैंग्रोव्स खाते हैं, जैसे हमारे खराई कैमल हो गए गुजरात में, कच्छ रीजन में खराई कैमल्स, ये मैंग्रोव्स पे ही फीड करते हैं। खराई में देखिए खारा वर्ड जो है वो सॉल्टी से आता है, तो खराई कैमल्स उनके लिए फॉडर का भी काम करता है, फायरवुड्स भी मिलता है, मेडिसिनल प्लांट्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये छोटे छोटे जो चीज़ें हैं, माइनर प्रोड्यूस जो हैं यहाँ के, वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं लोकल कम्युनिटीज़ को। तो ये लोकल कम्युनिटीज़ के लाइवलीहुड के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब मैंग्रोव्स इन इंडिया हम देखते हैं, तो इंडिया में मैंग्रोव्स जो हैं, हमारा इंडिया का कोस्ट लाइन बहुत बड़ा है, तो मैंग्रोव्स भी जाहिर सी बात है, हम ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में हैं, तो हमारे जो कोस्ट है मैंग्रोव्स भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिलते हैं। जैसे हमारा बहुत फेमस जो मैंग्रोव्स है सुंदरबन मैंग्रोव्स, नाम ही सुंदरी ट्री, ये एक मैंग्रोव है, उस ट्री के नाम से ही सुंदरबन पड़ा है। ये इंडिया और बांग्लादेश दोनों में बहुत अच्छे से सुंदरबन डेल्टा में फैला हुआ है, तो इंडिया में भी ये सुंदरबन मैंग्रोव्स है। महानदी मैंग्रोव ये भी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। तो जैसे देखिए वेस्ट बंगाल में हमारा सुंदरबन बहुत इम्पोर्टेंट साइट है। उड़ीसा में आपका भितरकनिका, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्टल ब्रीडिंग साइट है, और यहाँ पे मास ब्रीडिंग के लिए टर्टल्स माइग्रेट करके आते हैं। फिर महानदी, सुवर्णरेखा ये और चिलिका, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट मैंग्रोव साइट्स हैं। आंध्र प्रदेश में कोरिंगा, ईस्ट गोदावरी, कृष्णा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट साइट है। अंडमान एंड निकोबार में नॉर्थ अंडमान निकोबार, और इसी में एक बरटांग मैंग्रोव है जो कि अपने मड वोल्केनोस के लिए बहुत ही फेमस है। ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन आ चुका है। फिर आगे उसी तरह तमिलनाडु में पुलिकैट, रामनाड, केरला में वेम्बनाड लेक, ये एक बैक वाटर है, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कर्नाटका में कारवार मैंग्रोव, मैंगलोर, गोवा में गोवा, महाराष्ट्र में रत्नागिरी, वेल्डोर, वैतरना, फिर गुजरात में गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबत, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैंग्रोव साइट्स हैं इंडिया के। कुछ स्पेशल मेंशन के लिए, जैसे सुंदरबन मैंग्रोव्स आर द लार्जेस्ट सिंगल ब्लॉक ऑफ टाइडल हेलोफिटिक मैंग्रोव्स इन द वर्ल्ड। भितरकनिका मैंग्रोव जो है सेकंड लार्जेस्ट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, और ये हाई कंसंट्रेशन ऑफ टिपिकल मैंग्रोव स्पीसीज एंड हाई जेनेटिक डाइवर्सिटी दिखाता है। मैंग्रोव्स ऑफ पिच्चावरम एंड वेडरयम आर डिग्रेडेड मेनली ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्वाकल्चर पॉन्ड्स एंड सॉल्ट पैन्स। तो देखिए मैंग्रोव्स को भी बहुत ज़्यादा थ्रेटेंड मिलते रहता है, क्योंकि जो ह्यूमन रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, जैसे एक्वाकल्चर करते हैं और सॉल्ट पैन वहाँ बनाते हैं, सॉल्ट का प्रोडक्शन करते हैं, तो उससे मैंग्रोव्स का डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है। फिर मैंग्रोव्स को काटा भी जाता है अपने टिम्बर के लिए, तो वो भी डिग्रेड कर देते हैं, जिससे कि फिर हम सुनामीज़, हरिकेन्स, फ्लड्स के लिए वल्नरेबल हो जाते हैं। तो मैंग्रोव वेजिटेशन ऑफ कोस्टल जोन ऑफ केरला इज़ वेरी स्पार्स एंड थिन। The Gulf of Kutch and Kori Creek mangroves are of scrubby type with stunted growth forming narrow discontinuous patch on soft clayey mud। तो ये कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे मैंग्रोव्स का जो ग्रोथ है बहुत थिन है, और छोटे मैंग्रोव्स हैं जो कि हमें वल्नरेबल बना देते हैं। तो मैंग्रोव्स के बारे में हमने देख लिया कि मैंग्रोव साइट्स कहाँ कहाँ पे हैं, कैसे मैंग्रोव्स इम्पोर्टेंट हैं, और कैसे मैंग्रोव्स हमारा हेल्प करते हैं, हमको लाइवलीहुड प्रोवाइड करते हैं, हमको शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं, इनफैक्ट हमें हरिकेन्स, सुनामीज़ ये सब से बचाते भी हैं, और फिशेस के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, फ्लोरा फौना इनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है।
और इनका जो एडेप्टेशन है वो भी बहुत यूनिक एडेप्टेशन है। तो आगे हम PYQs करते हैं, जो हमने आगे पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने देखा था, जैसे बायोम्स, वेटलैंड इकोसिस्टम। तो इन सब के रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम देखते हैं। इन इंडिया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्स इज टीक अ डोमिनेंट ट्री स्पीसीज? A. Tropical moist deciduous forest. B. Tropical rain forest. C. Tropical thorn scrub forest. C. Temperate forest with grasslands. तो टीक जो है एक डेसिडुअस ट्री है और ये ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट का बहुत डोमिनेंट स्पीसी है, तो इसके लिए इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The 2004 tsunami made people realize that mangroves can serve as a reliable safety hedge against coastal calamities. How do mangroves function as a safety hedge? मैंग्रोव जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एक रिलायबल सेफ्टी हेज, एक जो कोस्टल कैलेमिटीज़ आती हैं उनके अगेंस्ट ये रिलायबल सेफ्टी हेज के तरह काम कर सकता है। तो ये क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसे काम कर सकता है? तो ऑप्शंस हैं, द मैंग्रोव स्वम्स सेपरेट ह्यूमन सेटलमेंट्स फ्रॉम सी बाई ए वाइड जोन इन विच पीपल नीदर लिव नॉर वेंचर आउट। तो नहीं, ये तो रॉन्ग है। द मैंग्रोव्स प्रोवाइड बोथ फूड एंड मेडिसिन्स विच पीपल नीड इन देयर नीड और आफ्टर एनी नेचुरल डिजास्टर। रॉन्ग। द मैंग्रोव ट्रीज आर टॉल विथ डेंस कैनोपीज एंड सर्व एज एक्सीलेंट शेल्टर ड्यूरिंग साइक्लोन और सुनामी। नहीं, ये शेल्टर का काम नहीं कर सकते हैं उस समय। रॉन्ग है ये। नेक्स्ट, द मैंग्रोव ट्रीज डू नॉट गेट अपरूटेड बाई स्टॉर्म्स एंड टाइड्स बिकॉज ऑफ देयर एक्सटेंसिव रूट्स। ये करेक्ट है। तो ये अपरूट नहीं हो पाते हैं और इसलिए ये बैरियर का काम करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा वेव्स जो आ रहे होते हैं या जो टाइड्स आ रही होती हैं, ये एक तरह से ब्रेकर्स ऑफ टाइड्स का काम करते हैं, जो कि उनका फोर्स को बहुत ही ट्रेमेंडसली डाउन कर देता है। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट, इफ ए वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस इज ब्रॉट अंडर मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड, व्हाट डज इट इम्प्लाई? तो मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में अगर किसी वेटलैंड को हम लाते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, और या किस टाइप के वेटलैंड्स को हम मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में लिस्ट करते हैं? तो हमने इसको देखा है कि इसका आंसर होगा चेंजेस इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर हैव अकर्ड एंड are occurring or are likely to occur in the wetland as a result of human interference। तो ह्यूमन इंटरफेरेंस या एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज़ के कारण जो किसी वेटलैंड में अगर इकोलॉजिकल कैरेक्टर चेंज होने लगता है या होने वाला होता है या होने का डर होता है, तो उसको हम मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में रखते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू एन ऑर्गेनाइजेशन नोन एज बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? एक एक करके देखते हैं। इट इज़ ए ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस, तो ये करेक्ट है। द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन, ये रॉन्ग है। ये इंडिपेंडेंटली डेवलप हुआ है ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। थर्ड, इट आइडेंटिफाइज द साइट्स नोन रिफर्ड एज इम्पॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज, ये भी करेक्ट है। तो इसका आंसर होगा सी, 1 and 3 ओनली। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एक एक करके देखते हैं। इट इज़ एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, ये रॉन्ग है। ये एक NGO है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, ये क्लोजली वर्क करती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, बट ये उसके अंडर नहीं आती है। Second, it strives to conserve nature through action-based research, education and public awareness, ये एकदम करेक्ट है। Third, it organizes and conducts natural trails and camps for general public, ये भी करेक्ट है। तो इसका आंसर होगा 2 and 3 ओनली, दैट इज सी। नेक्स्ट देखते हैं। विथ रेफरेंस टू अ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड वेटलैंड्स इंटरनेशनल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? फर्स्ट, it is an intergovernmental organization formed by the countries which are signatories to Ramsar Convention। वेटलैंड इंटरनेशनल जो बना था वो 1954 में बना था
और रामसर कन्वेंशन जो साइन हुआ था वो 1991 में साइन हुआ था, तो इसलिए ये रॉन्ग है। इट वर्क्स एट द फील्ड लेवल टू डेवलप एंड मोबिलाइज नॉलेज एंड यूज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस टू एडवोकेट फॉर बेटर पॉलिसीज, ये करेक्ट है, इसलिए इसका आंसर होगा बी, 2 ओनली। नेक्स्ट, India is a party to Ramsar Convention and has declared many areas as Ramsar sites. Which of the following statement best describes as to how we should maintain these sites in the context of this convention? तो रामसर कन्वेंशन का जो बेसिक फिलॉसफी है उसके बारे में पूछ रहा है कि उसको वेटलैंड को मेंटेन करने का क्या फिलॉसफी है। तो फर्स्ट, कीप ऑल द साइट्स कम्प्लीटली इनएक्सेसिबल टू मैन सो दैट दे विल नॉट बी एक्सप्लॉयटेड, ये रॉन्ग है। बी, कंजर्व ऑल द साइट्स थ्रू इकोसिस्टम अप्रोच एंड परमिट टूरिज्म एंड रिक्रिएशन ओनली, ये भी रॉन्ग है। कंजर्व ऑल द साइट्स थ्रू इकोसिस्टम अप्रोच for a period without any exploitation with specific criteria and specific period of each site and then allow sustainable use of them by future generations, ये भी wrong है। D, conserve all the sites through ecosystem approach and allow their simultaneous sustainable use, तो आप simultaneously उसका sustainable use भी करिए और उसको ecosystem approach से conserve भी करते जाइए, तो इसका आंसर होगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is are unique about Kharai camel, a breed found in India? It is capable of swimming up to 3 kilometers in sea water, ये करेक्ट है। It survives by grazing on mangroves, ये भी करेक्ट है। It lives in wild and cannot be domesticated, ये रॉन्ग है। इनफैक्ट कच्छ कम्युनिटी जो है वहाँ पे ये उनके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एनिमल है और इनको डोमेस्टिकेट किया जाता है वहाँ बहुत रेडिली, तो इसलिए इसका आंसर होगा 1 and 2 ओनली ए। तो इस लेक्चर को अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम कोरल रीफ्स एंड कोरल्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब यूपीएससी प्रेप वर्ल्ड।